मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें देख रहे होंगे और आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि हम जो भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो या फिर डिस्क्राइब कर रहे हो करंट अफेयर्स, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप डेली हमसे जुड़े रहिए, डेली क्लासेस देखते रहिए ताकि आपको करंट अफेयर्स से सारी रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आप उसके बारे में आप खुद को अपडेट रख सके। तो डेली हम स्टार्ट करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करंट पर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहे हैं कुछ पिछले दिनों में, उनके हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक उत्सव है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। मतलब ये कब मनाया जाता है? तो हमारा क्या है, माइंड बॉडी वेलनेस दिवस, माइंड बॉडी वेलनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। पहले ऑप्शन हमारा क्या है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 3 जनवरी और चौथा ऑप्शन हमारा लास्ट है 4 जनवरी। तो चलिए मार्क कर लीजिए, जो भी इसका ऑप्शन सही है उसको मार्क कर लीजिए आप। इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को हमारा माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया जाता है हर साल। उस बार ही मनाया गया, उसके बारे में कुछ हम डिस्क्राइब थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा जो माइंड बॉडी वेलनेस दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक उत्सव है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है इसे, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये अवसर हमारे मन, शरीर और आत्मा के अंतर संबंध की याद दिलाता है, जो समस्त कल्याण के लिए महत्व पर जोर देता है। मतलब हम जानते हैं ना, जो योगा वगैरह होता है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हमारे बॉडी को नहीं, हमारे माइंड को भी शांत रखती हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। इससे रिलेटेड ये हमारा हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर किया है? ठीक है, तो किसी को तो लोकेशन से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है हमारा आंध्र प्रदेश। चलो आंसर देख लीजिए आप, मार्क करिए आंसर क्या सही होगा इसका। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। तो इसकी लागत कितनी आई है? 1100 करोड़ रुपए लागत आई है इस टर्मिनल भवन की, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किया इंडिया ने तत्काल प्रभाव से ग्वांगुगु ली को नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। और किया मोटर्स कॉर्पोरेशन एक ऑटोमोबाइल निर्माता है। मतलब पूछ रहा है कि ये जो किया मोटर्स कॉर्पोरेशन है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो कहाँ की कंपनी है, मतलब कहाँ की है ओरिजिनल, उसका कंपनी कौन से देश से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ये चीन की कंपनी है, किया मोटर्स जो है, जर्मनी है, जापानी है या दक्षिण कोरियाई है। तो आप इसका ऑप्शन चेक कर लीजिए पहले एक बार। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। यहाँ पे यही लिखा है, किया और किया मोटर्स कॉर्पोरेशन एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की निर्माता कंपनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चाड के संक्रमणकालीन राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद इंदरीस डेबी इटनो ने पूर्व विपक्षी नेता सुक्सेस मारता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ट मुद्रा है? चार्ट की मुद्रा पूछा है, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि चार्ट के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हाल ही में हुई है, तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्ट की मुद्रा क्या है। क्योंकि देखिए नाम देखिए कितने थोड़े से अटपटे हैं इसके नाम, तो हो सकता है आपको इसका नाम पता हो। तो हमारे ऑप्शन क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, तीसरा ऑप्शन हमारा दक्षिणी अफ्रीकी रैंड और हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, ट्यूनिशियाई दीनार। ऑप्शन इसका सही जो है आपको लग रहा है उसको मार्क करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो चार्ट की मुद्रा क्या है? मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। जो चार्ट है मध्य अफ्रीकी राष्ट्र है, इसीलिए उसी से रिलेटेड इसकी मुद्रा का नाम भी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, बिन्नी बंसल ने नवीनतम ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम क्या है? जो बिन्नी बंसल ने हाल ही में एक नया स्टार्टअप खोला है,
उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि इन्होंने जो स्टार्टअप खोला उसका नाम क्या है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा ऑपडोर, दूसरा है स्काईपेडिया, तीसरा हमारा आईलॉग, चौथा हमारा है VPIN। तो ऑप्शन सही है जो मार्क करिए आप। इसका सही ऑप्शन होगा ऑपडोर। जो ऑपडोर है बिन्नी बंसल के नवीनतम ई-कॉमर्स का नाम है जो उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक, मतलब बिन्नी बंसल कौन है? फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक भी, आपको ये भी याद रखना है, ने अपने नवीनतम स्टार्टअप ऑपडोर के साथ एक बार फिर ई-कॉमर्स क्षेत्र में कदम रखा। मतलब एक बार फिर से उन्होंने नया स्टार्ट किया है। पहले तो ये फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने नया स्टार्टअप ई-कॉमर्स डाला है। क्या? ऑपडोर। स्टार्टअप का नया लक्ष्य क्या है? व्यापक एंड टू एंड समाधान पेश करके ई-कॉमर्स फर्मों के वैश्विक विस्तार को सुविधाजनक बनाना। मतलब कि जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो भी सुविधा प्रोवाइड करती हैं उसको और आगे ले जाने की इन्होंने ये स्टार्ट किया, आगे ले जाना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, चलिए आज की न्यूज पर जाते हैं। तो हमारी पहली सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? आबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो PM मोदी ने अभी करेंगे। कहाँ पे? आबू धाबी में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में आई न्यूज के अनुसार नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पे करेंगे? आबू धाबी में करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी आबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। तो पहला भव्य हिंदू मंदिर है ये UAE की राजधानी आबू धाबी में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा, मतलब 14 Feb को इसका उद्घाटन होने वाला है। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचा था। उन्होंने BAPS स्वामी नारायण संस्था की ओर से पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी और पूज्य ब्रह्मा विहारी स्वामी जी ने गुरुवर महंत स्वामी जी की ओर से PM मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। मतलब ये सब आप एक बार नाम देख लीजिए, जो भी नाम है, जो जिनको निमंत्रण दिया गया है उद्घाटन के लिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, तो आप इनके नाम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड है कि बेंगलुरु में पशु कल्याण की बढ़ोतरी के लिए सामुदायिक बिल्ली बंध्याकरण में एक उपलब्धि हासिल की है। एक नया ट्रस्ट है, उन्होंने वहाँ पे कैंपेन स्टार्ट किया है, बिल्लियों की नसबंदी से रिलेटेड है। ये अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आज की है वो है ब्रिक्स। बतौर अध्यक्ष रूस का कार्यकाल शुरू हुआ है। मतलब ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने स्टार्ट की है, तो उससे रिलेटेड है कि हाल ही में ब्रिक्स जो हमारा संगठन है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया या किस देश ने कार्यकाल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? हमारा रूस ने स्टार्ट किया है। रूस ने स्टार्ट किया है, तो पुतिन ने, जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के नेता हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। ब्रिक्स देश कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग पर जोर देते हुए रूस 2024 से ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। मैंने कल बताया था आपको, ब्रिक्स में नए 5 मेंबर्स और भी जुड़ने वाले हैं, जिससे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आप नए उन 5 सदस्यों का नाम बताइए कि कौन है। और एक सदस्य और है जिनको निमंत्रण दिया गया था ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आप इन 6 देशों के नाम कमेंट में लिख कर बताइए कि वो कौन थे। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे क्या है? 1 जनवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। इस हैंडओवर के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने आगामी कार्यकाल के आदर्श वाक्य सम्मान, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। मतलब आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता शुरू हुई है उसमें व्लादिमीर पुतिन जी ने आदर्श वाक्य क्या दिया था? तो आदर्श वाक्य हमारा क्या होगा? इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। समान वैश्विक विकास, मतलब इक्वल ग्लोबल डेवलपमेंट, और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, बहुपक्षवाद तो हो ही जाएगा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में आकर के आपस में ये कर रही हैं। तो ये हमारा इस बार का आदर्श वाक्य है जो उन्होंने दिया है। फिर क्या है? ब्रिक्स जो देश है कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच है, ये आपको पता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ होती है वो है निधन से रिलेटेड। मतलब हाल ही में एक बहुत बड़े जो व्यक्ति रहे उनका निधन हुआ है, तो उनका नाम देख लेते हैं, उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। किसी का निधन हुआ है और वो न्यूज़ में है, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की होंगी, ऐसा देश के लिए कुछ किया होगा जिससे उनके निधन को न्यूज़ में मतलब प्रचारित किया जा रहा है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। तो हम देखते हैं किसका है ये। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो हाल ही, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होंगे। विजेता प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा।
आपसे पूछ सकता है वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में, या पूछ सकता है कि पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जो उनका था निधन हुआ है प्रोफेसर का नाम बताइए, तो क्या है? वेद प्रकाश नंदा है। भारतीय प्रवासी जगत के एक महान व्यक्ति है का हाल ही में निधन हो गया। अपने पीछे साहित्य, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून में गहन योगदान की विरासत छोड़कर गए हैं। ठीक है, 1934 में गुजरांवाला ब्रिटिश भारत में जन्मे थे। उनकी यात्रा सीमाओं को पार कर गई, क्योंकि 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी की शिक्षाविद नंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे और उन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ठीक है, आपसे इनको जो पद्म भूषण कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा। आप इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, इनका नाम है बेटनकोर्ट मेयर्स। बेटनकोर्ट मेयर्स, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। मतलब विश्व की पहली महिला है जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे जो अपने आप में यूनिक रहता है। तो ये यूनिक है, क्या है? 100 अरब डॉलर की संपत्ति है, पहली महिला है, फर्स्ट टाइम किसी महिला के पास इतनी संपत्ति आई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो नाम क्या है? फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स है। इनके बारे में देख लेते हैं हम कि इनकी जो संपत्ति है इतनी कहाँ से, सोर्स क्या है और उन्होंने क्या क्या कैसे किया है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार ये जो रिपोर्ट निकाली है महिला के बारे में जो कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति है, किसने निकाली है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने निकाला है। लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं, मतलब इनकी कंपनी कौन सी? लॉरियल है। जो लॉरियल शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं उसकी ये मालिक है या उनके ऑनर है। उत्तराधिकारी फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स ने 100 अरब डॉलर बिलियन की ऐतिहासिक संपत्ति हासिल की है, जो 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 100.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच। 70 वर्ष की आयु में वह लॉरियल के बोर्ड में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाती हैं। मतलब उनकी उम्र कितनी? 70 ईयर्स ओल्ड है और उपाध्यक्ष हैं लॉरियल कंपनी की। और इन्होंने ही हाल ही में इनका नाम ऐसा आया है कि विश्व की पहली महिला जिनका 100 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, आप इसको यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISCL ने घोषणा की है। क्या क्या घोषणा की है? तो आप पहले तो ये देख लीजिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहाँ की है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। वाणिज्यिक शाखा का मतलब होता है कि इसके थ्रू जो स्पेस जो हमारे लॉन्च होते हैं, बहुत सारे मिशंस होते हैं, इसमें दूसरे देशों को भी लॉन्च किया ताकि थोड़ी सी उससे इनकम जनरेट हो सके। वाणिज्यिक मतलब व्यापार से रिलेटेड हो गया। ठीक है, भारत अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 या GSAT को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। मतलब जो भारत अपनी अगली पीढ़ी का जो GSAT-20 जो लॉन्च करने वाला है रॉकेट, वो किसकी मदद से लॉन्च करने वाला है? वो है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से। स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसका इस्तेमाल करके करेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने अपना GSAT-20 लॉन्च किया है, वो किस देश की मदद से किया है, या कौन से देश की कौन सी कंपनी थी। तो ये आपको याद रखना है, या कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया। तो इस फॉल्कन 9 रॉकेट यूज़ किया जाएगा और स्पेस एक्स तो स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाली है भारत का पहला मिशन होगा। फिलहाल इसरो का LVM-3 रॉकेट 400 किलो तक का पेलोड को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने में सक्षम है। जो हमारा ये हम रॉकेट यूज़ कर रहे हैं फॉल्कन 9, ये पहली बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने LVM-3 रॉकेट के थ्रू जो चीज़ें लॉन्च की थी। हमारा जो रॉकेट है वो 4000 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। रिपीट हो गया सारा। देखते हैं हम GSAT के बारे में। GSAT जो हम भेजने वाले हैं मिशन अपना, वो क्या है? तो GSAT क्या है? CMS-03 या GSAT-2 के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये एक संचार उपग्रह है, मतलब संचार से रिलेटेड जो उपग्रह है
उसका नाम क्या है, GSAT-20 है। GSAT-20 का पहला परीक्षण कब होगा? जो GSAT हमारा है GSAT-20 है, उसका पहला परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को इसका पहला परीक्षण किया जा चुका है। कहाँ पर किया गया था? फ्रेंच गुयाना के कैरू प्रक्षेपण स्थल पर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एरियन 5 VA-257 प्रक्षेपण यान था, इसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL है, NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा, ये मैंने पहले ही बताया आपको। इसकी स्थापना कब हुई है? 2019 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, आज की हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती जो हमारी हाल ही में सेलिब्रेट की गई, उससे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर पहला ऐसा यूटी है जिसने इस योजना को शुरू किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने विश्वकर्मा जयंती शुरू की है? जयंती जो कार्यक्रम है, जो उनकी योजना है, विश्वकर्मा योजना है, उसको शुरू किया है, तो कौन सा हो जाता है? जम्मू कश्मीर। इससे रिलेटेड हम न्यूज देखते हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। मतलब जो विश्वकर्मा योजना है उसका मेन मोटो 3 जो है वो क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इस योजना की 3 नींव हैं, 3 इंपॉर्टेंट इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया था। मतलब जो हमारी ये विश्वकर्मा योजना है, इसका 100% जो वित्त है, मतलब क्रियान्वयन है, जो फाइनेंस होता है, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसलिए ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पहल के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। मतलब जो विश्वकर्मा योजना, उसमें क्या क्या लाभ दिए जाएंगे लोगों को? 15,000 रुपए की एक टूल किट दी जाएगी। 5% ब्याज के साथ बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का ऋण भी, निःशुल्क कौशल परीक्षण भी दिया जाएगा इसमें। ठीक है, और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्प है, क्षमताओं का विकास करना, अभ्यास करना और श्रमिकों को सरकारी सहायता प्रदान करना। जो पारंपरिक जो हैंडलूम है या जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पारंपरिक रूप से बहुत पीढ़ियों से कोई काम कर रहा है, तो उनको सपोर्ट करना, उनको इनहांस करना, ताकि वो आकर खुलकर थोड़ा सा सामने आ सके और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके, अपना फाइनेंस बढ़ा सके। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा। पीएम जो विश्वकर्मा योजना को वित्त वर्ष 2023-24 को वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 5 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। मतलब इसे कब से कब तक स्टार्ट किया जा रहा है? 2023 से स्टार्ट होकर ये 2028 तक चलेगा। लगभग 5 सालों के लिए योजना चलेगी। विश्वकर्मा कौन थे? मतलब जिनके नाम पर ये योजना चलाई जा रही, उनका वो कौन थे, ये हमें थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि योजना के साथ साथ आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाए कि विश्वकर्मा कौन थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा क्या है? भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कारीगरों और शिल्पकारों से बना है। ऐसे कारीगर जो अनौपचारिक रूप से मशीन सहित रहित हाथों से मैनुअली काम करते हैं, विश्वकर्मा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि विश्वकर्मा कौन है। क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा हुआ विश्वकर्मा कौन है, ऑप्शन दे सकता है कि कौन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे कौन हो सकता है आपको लगे कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। तो विश्वकर्मा कौन है? जो हैंडलूम, मतलब जो हाथ से मैनुअली काम करते, कुछ बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, जिनको GI टैग दिया हुआ है। जो हाथ है उसे बनाए जाते हैं, जो बुनकर बनाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाथों से बनाई जाती हैं, मशीनों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? वर्ल्ड ब्रेल डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक न्यूज है। ब्रेल मतलब आप समझते होंगे, जो मतलब जो देख नहीं सकते हैं, वो पढ़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो वर्ड होते हैं उभरे हुए बने होते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो भी लिपि का यूज़ किया जाता है उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो इसलिए क्या बनाते हैं? ब्रेल डे बनाते हैं। ठीक है, 4 जनवरी को मनाते हैं। हर साल विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। क्या है? नेत्रहीन लोगों के लिए है ये। मंद दृष्टि के शिकार लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं उनके मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को ब्रेल की याद में मनाया जाता है। ब्रेल कौन थे? उनके बारे में देखते हैं हम। फ्रांस में रहने वाले लुईस ब्रेल
दृष्टिहीन होते हुए भी दृष्टिहीनों को लिखने योग्य बनाया। मतलब जो ब्रेल थे, लुइस ब्रेल थे, इनकी वजह से ही हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है। ये खुद भी नेत्रहीन थे और नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने के लिए योग्य बनाया था उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में दृष्टिहीनों के लिए एक अलग लिपि का विकास किया, जिसे ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। मतलब जो लिपि का नाम दिया गया है वो लुइस ब्रेल के नाम पर ही दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अनुच्छेद 2 में वर्णित उपबंध को पूरा करने हेतु लिपि को आवश्यक माना गया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद ये सेम है, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है ये? क्योंकि कई लोग भूल भी सकते हैं, कोई डाउट मतलब हम श्योरिटी नहीं ले सकते कि सबको याद रहेगा। तो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को, उसके लिए मनाया जाता है। किसकी वजह से मनाया था? लुइस ब्रेल है जिन्होंने इस ब्रेल लिपि की खोज की थी, ये जिन्होंने इसका किया था, खोज किया था और जिन्होंने इसको शुरू किया था, उनकी वजह से लुइस ब्रेल की वजह से ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये बुक का नाम है। एक जो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साझी विरासत है, ये एक बुक का नाम है। इसके राइटर कौन है? इसके लेखक क्या है? प्रोफेसर गीता मो आरिफ खान है, मोहम्मद आरिफ खान जो है, ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत है, उसके लेखक हैं। ये केरल के राज्यपाल भी हैं। तो ये धर्म से देखें तो ये मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने हिंदू जो मंदिर है हमारा, इतना राम मंदिर है, उस पे रिलेटेड एक बुक लिखी है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पर है, ठीक है। जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है, ठीक है। पुस्तक विमोचन समारोह में विश्व हिंदू परिषद विहिप के अध्यक्ष लालोक कुमार और श्री राम जगन्नाथ भूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज सहित प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया था। तो इसका अनावरण हाल ही में किया गया है, दिल्ली में किया गया है रंग भवन में। और इसका राइटर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अलग हो जाता है थोड़ा सा, उनका धर्म अलग है और उन्होंने पुस्तक किसी दूसरे धर्म पर लिखी है। तो क्या है? मोहम्मद आरिफ खान है, केरल के राज्यपाल हैं, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है आज की वो है डेबरीज से। जो स्पेस डेबरीज होती हैं, हम लोग जो वर्ल्ड की पूरी जो भी कंट्रीज हैं वो सब स्पेस पर कोई ना कोई अपना मिशन भेजती रहती हैं, रॉकेट्स वगैरह भेजती रहती हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स ऐसे जो पुराने हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो वहाँ पे स्पेस डेबरीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया है आजकल, क्योंकि पूरे मतलब ऑल ओवर 198 कंट्रीज हम सब भेज रही हैं, और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में भेज रखे हैं सबने। तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है, तो वहाँ पे कचरा बहुत इकट्ठा हो रहा है, उसी को डेबरीज कहते हैं। स्पेस डेबरीज मतलब स्पेस में जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसके लिए। व्हाट इज स्पेस डेबरीज? स्पेस डेबरीज क्या है इस पर देखते हैं। ये आर्टिकल मैंने द हिंदू से लिया है, आज ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में रहा है, तो मैंने उसको एज इट इज थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी लैंग्वेज को मैं पढ़ाऊंगी, थोड़ा ट्रांसलेट कर दूंगी आपको ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो उसमें लिखा था व्हाट इज स्पेस डेबरीज। तो स्पेस डेबरीज पोजेस अ ग्लोबल थ्रेट टू द कंटिन्यूड यूज ऑफ स्पेस बेस्ड, मतलब स्पेस में बहुत सारी जो भेजे जा रहे हैं रॉकेट्स वगैरह कंटिन्यूसली, उनकी वजह से ग्लोबल थ्रेट के रूप में सामने आया है। टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट क्रिटिकल फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, मतलब ये इन सब के लिए हम कोई ना कोई रॉकेट भेजते हैं या कोई ना कोई मिशन भेजते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया, कम्युनिकेशन के लिए हो गया, टीवी चैनल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, वेदर फोरकास्टिंग होती है उसके लिए भी हम कोई ना कोई, और क्लाइमेट मॉनिटरिंग हो गया, ये सब इन सब चीज़ों के लिए हमने स्पेस स्टेशन पे कोई ना कोई मिशन भेज रखा है। वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें हमारी काम कर रही हैं, उन्हीं की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है जो रिटायर हो चुके हैं। हम देखते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस डेबरीज कितना है, स्पेस में कितनी सारी डेबरीज हैं, मतलब क्वान्टिटी कितनी है उनकी जो अभी ग्लोबल थ्रेट के रूप में सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या है, real amount of space debris is said to be between 50,000 and 1 million। 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन तक, 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन तक डेबरीज वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं। एज करेंट सेंसस टेक्नोलॉजी कैन नॉट डिटेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी अभी है
तो वो सिर्फ क्या कर रही है, वो जो छोटे छोटे डेब्रीज के पार्ट, जो बड़े बड़े डेब्रीज के पार्ट है, उनको तो डिटेक्ट करके बता दे रही कि इतना इतना कचरा है, मतलब 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन तक वहाँ पे डेब्रीज अवेलेबल हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। उसमें जो छोटी डेब्रीज है उनकी काउंटिंग इसमें शामिल नहीं है। मतलब जो भी सेंसर यूज़ करके जो काउंटिंग की गई है उसमें छोटे जो कचरे के छोटे जो हिस्से हैं उनको यहाँ पे नहीं गिना गया है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। दे आर ट्रेवल एट स्पीड्स अप टू, ये मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हैं कि आप उनको पकड़ के इकट्ठा करके वहाँ से स्पेस से नहीं रिमूव कर सकते, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और वो हमारे जो स्पेस पे जो हमारे सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, हमारे जो स्पेस क्राफ्ट काम कर रहे हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इतनी स्पीड से वो वहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ स्पेस में, कि अगर किसी भी स्पेस जो क्राफ्ट हमारे यहाँ सैटेलाइट्स हैं उनसे वो टकरा गई तो वहाँ पे एक तो पहला नुकसान क्या होगा, जिस भी राष्ट्र के सैटेलाइट से टकराएंगी उनका सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा। दूसरी बात क्या है, वो भी कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कचरा और बढ़ सकता है इस चीज़ से। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने is building up its orbital debris tracking capacity by deploying new radars and optical telescopes under the network for space objects tracking and, मतलब जो नेत्रा है, कुल मिलाकर ये क्या है, अभी इसरो ने हाल ही में एक नेत्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आपसे पूछ सकता है कि नेत्रा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो नेत्रा प्रोजेक्ट स्पेस डेब्रिज को निकालने से, वहाँ से हटाने से रिलेटेड है, जो भी नेत्रा प्रोजेक्ट है। और ये पूछ सकता है कि नेत्रा प्रोजेक्ट किसका है, तो ये इसरो का है। इसरो ने लॉन्च किया है नेत्रा प्रोजेक्ट, जो कि स्पेस से डेब्रीज को हटाएगा, वहाँ से उनको निकालेगा, कम करने की कोशिश करेगा, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप हमारी क्लासेस डेली देख रहे होंगे करंट अफेयर्स की। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हमारे करंट अफेयर्स के या भी अलग सब्जेक्ट के जीएस के जो भी क्लासेस चल रहे हैं वो आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे, आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें हेल्प करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो सारे टाइम से मिलते रहें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।